बनारस अंधेरे में डूबा हुआ है। 10 दिनों से दहशत का माहौल है। काशी से पटना तक बैलगाड़ी का भाड़ा 80 रुपए हो गया है, फिर भी लोग शहर छोड़कर जैसे तैसे भाग रहे हैं। मार्च 1751 में मराठा साम्राज्य से एक चिट्ठी पहुंचती है अवध के नवाब के पास। यह हिंदुस्तानी इतिहास का वो दौर था जब मुगल सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे, असली ताकत थी नवाबों के पास। उत्तर दिशा से अहमद शाह अब्दाली का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन नवाब तो आपसी सिर फुटौल में बिजी थे। ऐसे में 1751 में नवाबों के बीच एक लड़ाई शुरू हुई। लखनऊ, बनारस, आजमगढ़, काशी, एक एक कर सभी शहर जला डाले गए और अंत में बचा एक सूबा इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। 3 महीने दसियों कोशिशें हुई, लेकिन इलाहाबाद का किला ज्यों का त्यों खड़ा रहा। कारण इसकी रक्षा में खड़े थे शरीर पर भस्म लगाए और सिर पर जटाएं लिए ऐसे योद्धा जिन्हें जीने मरने की फिक्र ही नहीं थी। चंद हजार की गिनती के बावजूद वो बिना आर्टिलरी, बिना तोपखाने के 3 महीने तक लड़ते रहे और इलाहाबाद को बचा लिया। 18वीं सदी के मध्य में लड़ी इस लड़ाई की अनसुनी, अनजान लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक ऐसे मेटामॉर्फोसिस को जन्म दिया जिसके चलते सन्यासियों के पास अचानक सत्ता की चाबी आ गई। ये कहानी है 200 वर्षों के इतिहास की, जिसमें शामिल हैं एक गुरु, 2 चेले, हजारों की फौज, सत्ता का खेल और सन्यास का रहस्य। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप खबरगांव देख रहे हैं। आज कहानी नागा साधुओं की। नागा साधुओं की कहानी शुरू होती है आदि गुरु शंकराचार्य से। माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने सन्यासियों की 10 नामी परंपरा की शुरुआत की। साधुओं को 10 नामों में बांटा गया: गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर और सरस्वती। यही आगे चलकर 7 अखाड़ों के रूप में संगठित हुए और फिर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 13 हुई। ये अखाड़े काम कैसे करते हैं, इनकी शुरुआत, एडमिनिस्ट्रेशन, नियम वगैरह की जानकारी के लिए हमने एक और प्रेजेंटेशन बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल समझिए कि इन अखाड़ों से ही वॉरियर मंक्स की शुरुआत हुई, यानी ऐसे साधु जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाने में भी निपुण हों। इन्हें ही नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु कैसे बनते हैं? इतिहासकार जादुनाथ सरकार अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ 10 नामी नागा सन्यासीज में बताते हैं कि नागा का अर्थ है नग्न या शून्य, यानी ऐसे व्यक्ति जो भौतिक और सांसारिक चीजों से पूरी तरह से मुक्त हैं। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है तो उसे कई प्रक्रियाओं और संस्कारों से गुजरना होता है। व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति को दान कर देता है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सारे संबंध तोड़ लेता है और सन्यासी कहलाता है जब खुद ही अपना पिंडदान कर देता है। हालांकि एक आम सन्यासी और एक नागा सन्यासी में कुछ अंतर है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म यानी चिता की राख लगाते हैं, नग्न रहते हैं या केवल कौपीन या लंगोट पहनते हैं। अपने साथ शस्त्र रखते हैं, मसलन त्रिशूल, तलवार और गदा। नागा साधु के लिए शस्त्र का उतना ही सम्मान है जितना शास्त्र का है। ऐसे समझिए कि कुंभ में अखाड़ों के बाहर आपको 5-7 मीटर लंबा एक भाला दिखाई देगा। पेशवाई यानी कुंभ में नागा साधुओं के आगमन और शाही स्नान के समय ये भाला ही सबसे आगे रहता है। यूं नागा साधुओं की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य के वक्त से शुरू हुई मानी जाती है, लेकिन जादुनाथ सरकार के अनुसार 15वीं से 16वीं सदी में इनका असली उभार हुआ। भारतीय धर्मों पर लिखने वाले स्कॉटिश विद्वान जे.एन. फर्कुहार के अनुसार 16वीं सदी में अद्वैत दर्शन के विद्वान मधुसूदन सरस्वती ने एक बार मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की। मधुसूदन अपने संप्रदाय की सुरक्षा के लिए थोड़े चिंतित थे। ऐसे में बीरबल ने उन्हें सलाह दी कि वो गैर ब्राह्मणों को अपने संगठन में भर्ती करें और उन्हें आर्म्स ट्रेनिंग दें, शस्त्र चलाना सिखाएं। 10 नामी परंपरा और सन्यासी योद्धाओं पर किताब लिखने वाले स्कॉलर आनंद भट्टाचार्य के मुताबिक इस घटना के बाद नागा साधु नए सिरे से संगठित होने शुरू हुए और उन्होंने आधुनिक हथियारों, बंदूकों वगैरह का इस्तेमाल भी शुरू किया। नागा सन्यासियों को असली ताकत मिली 18वीं सदी के मध्य में, जब प्रयागराज में एक सन्यासी उभरा और देखते देखते हिंदुस्तान में पार का एक नया सेंटर बना। पूरी कहानी समझने के लिए जरा तब की राजनीतिक बिसात को आप देखिए। 1750 का दशक है। नादिर शाह के आक्रमण को 1 दशक से ज्यादा बीत गया। दिल्ली अभी तक संभली नहीं है, लूट लिया गया था शहर को।
तख्त पर काबिज है मुगल बादशाह अहमद शाह। दरबार में गुटबाजी है और चरम पर है। ईरानी, तुरानी, अफगानी हर कोई ताकत में अपना हिस्सा चाहता है। मुगल बादशाह इस समय सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे और मां के कहने पर बादशाह ने जावेद खान नाम के एक ख्वाजा सरा को 5000 मनसबदार बना दिया और धीरे धीरे उसने सत्ता पर अपना कंट्रोल जमा लिया। अब ये बात सफदर जंग को हरगिज पसंद नहीं आई। सफदर जंग थे अवध के नवाब और बादशाह ने उन्हें अपना वजीर बनाया था, लेकिन उनसे ज्यादा ताकत जावेद खान को चली गई और ऐसे में एक संघर्ष की भूमिका बनी। साल 1749 में सफदर जंग को मारने की कोशिश हो गई। अब सफदर जंग बच गए और बदला लेने के लिए उन्होंने जावेद खान के समर्थकों को लगाना शुरू किया किनारे। अब ये दरबार का अफगान फैक्शन था। दरअसल साल 1747 में अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी सल्तनत के सुल्तान बनने के चलते अफगानों के हौसले बुलंद थे। दिल्ली में भी उन्हें लग रहा था कि शेर शाह सूरी के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान पर अफगानों का राज हो सकता है। सफदर जंग ने जैसे ही उन पर नकेल कसनी शुरू की, भारत के तमाम अफगान कबीले विद्रोह में खड़े हो गए। फर्रुखाबाद के बंगश अफगानों ने सफदर जंग की सदारत वाले अवध के इलाकों पर हमला किया। लखनऊ, बनारस, आजमगढ़ एक एक कर तमाम शहरों को जला दिया गया। उत्तर में जब यह मारकाट चल रही थी, इसी समय यानी 1751 की सर्दियों में इलाहाबाद में संगम के किनारे एक अलग नजारा था। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए जुटे हुए थे। नागा सन्यासियों की इस पंक्ति में सबसे आगे थे राजेंद्र गिरी गोसाई, वो सन्यासी योद्धा जो आगे चलकर सत्ता की चाबी हासिल करने वाला था। जदुनाथ सरकार की किताब के मुताबिक राजेंद्र गिरी झांसी के पास मोट के रहने वाले थे। आसपास के 114 गांवों पर उनका प्रभाव भी था, लेकिन फिर पड़ोसी राज्यों से तनातनी के चलते उन्हें जाना पड़ा इलाहाबाद। इलाहाबाद उस समय एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तो था ही, साथ ही इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी बहुत ज्यादा था। त्रिवेणी संगम पर स्थित यह शहर अवध के नवाब की फौज और बंगश अफगानों के बीच टकराव का केंद्र बन गया था। अहमद खान बंगाश ने इलाहाबाद पर हमला किया, शहर को लूटा और 4000 से अधिक परिवारों की महिलाओं को बंदी बनाया। अफगानों के इस बर्बर सलूक का ही नतीजा था कि राजेंद्र गिरी ने नागा सैनिकों की एक फौज बनाई और इलाहाबाद किले की रक्षा का बीड़ा उठाया। राजेंद्र गिरी और उनके नागा योद्धाओं ने अफगानों के खिलाफ अनूठी रणनीति अपनाई। वो बिना किसी कवच के केवल भस्म लगाकर, जटाएं खुली छोड़कर, सिर्फ एक लंगोट पहनकर युद्ध करते थे। हर सुबह राजेंद्र गिरी अपने बेहतरीन घुड़सवारों के साथ अफगान कैंप पर छापा मार देते और कभी वो खाली हाथ नहीं लौटते। हर बार कुछ दुश्मन सैनिकों को मार गिराते और उनके हथियार और घोड़े लूटकर साथ भी लाते। इनके तौर तरीकों से परेशान होकर अहमद खान बंगश ने अब टैक्टिक को चेंज किया। उन्होंने किले की आपूर्ति रोकने का फैसला किया। यमुना के किनारे अरहल नाम का तब एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जहां से किले को जाता था राशन। अफगानों ने अरहल पर हमला करने की योजना बनाई और सफल भी रहे, लेकिन इस जीत के बाद भी किला उनके कब्जे में नहीं आया। वजह, लाख कोशिशों के बाद भी बंगश फौज राजेंद्र गोसाई और उनके नागा साधुओं की फौज से पार नहीं पा पाई। स्टेलमेट में अफगान फौज के 4 महीने बर्बाद हो गए। इस वक्त का बेनिफिट मिल गया अवध के नवाब और मुगल वजीर सफदर जंग को। उन्होंने दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत की और एक बड़ी फौज तैयार कर फर्रुखाबाद पर चढ़ाई कर दी। अब इस खबर को सुनते ही अहमद खान बंगश को इलाहाबाद की घेराबंदी को छोड़ना पड़ा। अफगान फौज पीछे हटी और नागा साधुओं की इस तरह जीत हो गई। प्रयागराज की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में सत्ता का एक नया समीकरण उपज गया। मुगल इतिहासकार गुलाम हुसैन खान की किताब सियार उल मुताखरीन के मुताबिक प्रयागराज की लड़ाई के बाद नागा योद्धाओं की एक नई छवि उभरी। खतरे की परवाह न करना और वचन के प्रति वफादारी, ऐसे गुणों वाली फौज को हर कोई अपने साथ शामिल करना चाहता था। हिंदू, मुसलमान, हर कोई चाहता तो साधु वाली फौज। सफदर जंग ने तो उन्हें मनाने के लिए अपने रूल्स को चेंज किया। आम सैनिकों की तरह उन्हें बादशाह के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नागा साधु झुकते नहीं है, सिर्फ भोले के सामने झुकते हैं। और राजेंद्र गिरी के आगमन पर तो नगाड़ा बजाना शुरू किया गया। आप समझिए इसकी इंपॉर्टेंस कि यह सम्मान सिर्फ मुगल दरबार के हाईएस्ट ऑफिशियल्स को उस जमाने में मिला करता था कि दिल्ली से कोई आएगा तब नगाड़ा बजेगा। नागा सन्यासियों का साथ मिलने से उत्साहित सफदर जंग ने दिल्ली तक के खिलाफ ही कूच करने की कोशिश भी की, तख्ता पलट। लेकिन दिल्ली के पास हुई एक लड़ाई में राजेंद्र गोसाई नहीं रहे। उनकी मौत ने एक बार फिर दिल्ली में सत्ता के समीकरणों में बदलाव लाया। नागा साधुओं की मदद के बिना सफदर जंग ने मोर्चा पीछे खींच लिया। अहमद शाह अब्दाली की आत्मकथा तारीख अहमद शाही में तो यहां तक लिखा है कि राजेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद सफदर जंग
कभी खुद किसी लड़ाई में नहीं गए। जब ये निडर फकीर चला गया तो सफदर के पक्ष में लड़ने को उत्सुक कोई नहीं रहा। नागा साधुओं का क्या हुआ? धीरेन्द्र झा अपनी किताब एस्थेटिक गेम्स में बताते हैं कि राजेंद्र गिरी के बाद उनके दो शिष्यों अनूप गिरी और उमराव गिरी ने नागा साधुओं की फौज की कमान संभाली। बकौल धीरेन्द्र झा ये दोनों भाई अपने चरम पर 40,000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों की फौज का नेतृत्व करते थे। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी राजा के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती थी। आज के ज़माने में भी बहुत बड़ा नंबर है, उस ज़माने के हिसाब से दिस इज़ अ ह्यूज आर्मी। राजेंद्र गिरी की मौत के पश्चात भी अवध और नागा साधुओं के अच्छे संबंध रहे। सफदर जंग के बाद नवाब बने शुजाउद्दौला ने भी उन्हें वैसा ही सम्मान दिया। बाकायदा अनूप गिरी की वीरता को देखते हुए अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने उन्हें हिम्मत बहादुर की उपाधि दी। शुजाउद्दौला का साथ देते हुए साल 1757 में नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली की फौज के साथ भी लड़ाई की। अब्दाली ने एक डिक्री जारी करते हुए आगरा और मथुरा को जला देने का आदेश दिया था। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में बताते हैं कि मथुरा में अफगान फौज ने ऐसा कत्लेआम किया था कि यमुना का पानी 7 दिन तक के लाल रहा। नागा साधु इसके बावजूद डटे रहे। गोकुल धाम को बचाने के लिए 2000 नागा साधुओं ने अपने प्राण गंवाए। इस लड़ाई के महज 4 साल बाद नागा साधु एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली के सामने थे, लेकिन इस बार दोनों का पाला था एक ही। 1761 में हुई पानीपत की तीसरी जंग में मराठों के खिलाफ लड़ाई में शुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया और चूंकि नागा फौज और शुजाउद्दौला के रिश्ते बहुत पुराने थे, लिहाजा नागा साधु भी मराठों के खिलाफ लड़े। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में बताते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने फौज का निरीक्षण करते हुए जब निर्वस्त्र सन्यासियों को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि युद्ध के बाद मराठा सरदार विश्वासराव, सदाशिवराव और संत जी वाघ का अंतिम संस्कार नागा साधुओं की देखरेख में ही हुआ था। गंगा के पानी में शवों को नहलाकर चंदन की लकड़ियों से बनी चिता पर उन्हें अग्नि दी गई थी। पानीपत की लड़ाई के बाद नागा साधुओं ने जिस बड़ी लड़ाई में हिस्सा लिया उसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत हासिल कर अंग्रेज बंगाल पर काबिज हो चुके थे। इस लड़ाई में मदद करने के एवज में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसने दगा किया था। नवाब ने जुर्रत दिखाने की कोशिश की तो उसे हटाकर दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम भी अपनी ताकत में इजाफा चाहता था और उसे भी गद्दी से निष्कासित फिर किया गया। अपनी गद्दी दोबारा हासिल करने के लिए कासिम ने तब अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मांगी मदद। साल 1764 का था। शाह आलम अब तक मुगल गद्दी पर आ गए थे, हालांकि उनके अपने ही वजीर इमादुल मुल्क ने उन्हें दिल्ली से बेदखल कर दिया, राजा को बाहर किया। लिहाजा उन्हें भी अवध में शरण लेनी पड़ी। मीर कासिम की मदद करने के लिए उन्होंने शुजाउद्दौला के साथ अपनी फौज भी दी। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त फौज का सामना मई 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। इस युद्ध में लेकिन संयुक्त फौज को हार ही मिली। शुजाउद्दौला तीनों में सबसे ताकतवर थे और उन्होंने पीछे हटते हुए बक्सर के किले में शरण ली और अक्टूबर 1764 में एक बार फिर अंग्रेजों का सामना करने का फैसला किया। इस युद्ध के बारे में जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं, शुजाउद्दौला की तरफ से लड़ने वालों में किजिलबाश, तुरानी मुगल और पठान भी थे, लेकिन नागा सैनिकों जैसी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। दोपहर 2 बजे जब तोपों की गोलीबारी के साथ युद्ध शुरू हुआ तो रोहेलों के साथ मोर्चा संभाले नागा सैनिक अंग्रेजी फौज के दाएं विंग पर सबसे पहले टूट पड़े। 5000 नागा योद्धा तलवार और तीर से लैस थे। उनके पास बंदूक की गोलियों से बचने वाला कवच या टोप नहीं था, फिर भी वो जोश से लड़े, लेकिन बारूद के सामने तलवारें कमजोर पड़ गईं और नागाओं को पीछे हटना पड़ा। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला की हार हो गई। शाह आलम ने कंपनी के आगे घुटने टेके और बंगाल और बिहार का पूरा सूबा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मातहत चला गया। बक्सर में शुजाउद्दौला की हार के बाद अनूप गिरी और उमराव गिरी जाट राजा जवाहर सिंह के पास गए। जवाहर सिंह के इन दिनों रोहिल्ला सरदारों के साथ टेंशन चल रहे थे। इस लड़ाई में नागा साधुओं ने जवाहर सिंह का साथ दिया। अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीस के अनुसार इस लड़ाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब जाट सैनिकों को बचाने के लिए उमराव गिरी अपने 600-700 साथियों के साथ नदी में उतरे थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर जवाहर सिंह ने उन्हें अपने हाथी के हौदे में बिठाया। अनूप गिरी और उमराव गिरी 2 सालों तक जवाहर सिंह के साथ रहे, लेकिन फिर एक गलत फहमी के चलते वो मराठों के पास गए। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में बताते हैं कि दिसंबर 1766 में चंबल नदी के किनारे जाट और मराठा फौजियों का डेरा लगा।
कई दिनों तक वकीलों के जरिए नेगोशिएशन चला। हरजी चौधरी जाटों की तरफ से और दीवान नंदराम मराठों की तरफ से नेगोशिएट कर रहे थे और दोनों पक्षों के बीच दोस्ताना माहौल तब था। लेकिन 22 दिसंबर की आधी रात को सब जब गहरी नींद में थे, जवाहर सिंह ने अपनी वफादार टुकड़ियों को नागा साधुओं के कैंप पर हमला करने का आदेश दे दिया। मतलब खेमे में ही हमला हुआ। जदुनाथ सरकार बताते हैं कि जवाहर सिंह के कान भरे गए थे कि अनूप गिरी और उमराव गिरी उनसे दगा करेंगे। असल में ये एक साजिश थी जो खुद जवाहर सिंह के राजनीतिक सलाहकार ने ही रची। बहरहाल इस घटना का नतीजा हुआ कि अनूप गिरी अपनी फौज समेत मराठा कैंप में चले गए। बाद के दिनों में उन्होंने एक बार फिर अवध के नवाबों के साथ हाथ मिलाया और अगले 2 दशक तक पावर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर भी बने रहे। 1789 से 1802 के बीच मराठा शासक अली बहादुर ने अनूप गिरी और उमराव गिरी को अपना संरक्षण दिया। उन्होंने बुंदेलखंड को जीतने में अली बहादुर की मदद की, जिसके बदले में उन्हें 13 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। ये राशि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी थी, जो दर्शाता है कि नागा सरदारों की सेवाएं कितनी मूल्यवान समझी जाती थी। धीरेन्द्र झा अपनी किताब में बताते हैं कि अनूप गिरी कभी नाम के शासक नहीं रहे, लेकिन बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से पर उनकी तूती बोलती थी। बकौल जदुनाथ सरकार, राजेंद्र गिरी, अनूप गिरी और उमराव गिरी इतिहास में कुछ ऐसे नाम थे जो शक्तिशाली क्षत्रप के रूप में उभरे। इनके पास नागा साधुओं की एक बड़ी सेना थी, लेकिन नागा साधुओं के और भी कई धड़े थे जिन्होंने उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, मारवाड़, भुज, कई अन्य राज्यों की लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल का विद्रोह। जब अनूप गिरी और उमराव गिरी उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, उसी समय बंगाल में एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा था। 1765 में आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल में टैक्स कलेक्शन का अधिकार अपने पास लिया। इसके चलते सन्यासियों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। ये सन्यासी कभी इंडिपेंडेंटली तो कभी बंगाल के गरीब किसानों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से टकरा रहे थे। इतिहासकार डेविड एन लॉरेंसन ने अपनी पुस्तक वॉरियर एस्थेटिक्स इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि इस घटना को सन्यासी विद्रोह के रूप में दर्ज किया गया है। सन्यासियों से निपटने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने पूरा जोर लगाया। 1773 में कंपनी ने कानून ही बना दिया जिसके तहत सन्यासियों और फकीरों को हथियार लेकर चलने और बंगाल प्रांत में प्रवेश करने या यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने 4 बटालियंस बनाए जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सन्यासियों को रोकना था। घबरा गए थे कि भाई ये कुछ पहनते नहीं, इनके पास हथियार होते हैं और सामने आ गए तो कुछ भी हो सकता है। ये जो संघर्ष था कुल 35 साल चला। साल 1800 में अंततः अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो ही गए। अंग्रेज जैसे जैसे ताकतवर होते गए, नागा सन्यासियों की शक्ति कम होती गई। रियासतों में भी उनका दखल फिर कम ही हुआ, क्योंकि तमाम रियासतों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर होता था और सन्यासियों के मूवमेंट की तमाम खबरें वो पास ऑन करता था। ब्रिटिश शासन का मतलब था कि योद्धा साधुओं के लिए काम करने का दायरा फिर तेजी से सिकुड़ा। ऐसे में 19वीं सदी के शुरुआत में सन्यासियों के तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में बताते हैं कि 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब तिब्बत में अपने मिशन भेजे, इस काम के लिए उसने पूरनगिरी नाम के एक नागा साधु की ही मदद ली, क्योंकि उन्हें भूटान और तिब्बत के व्यापारिक मार्गों की अच्छी समझ थी। इस वाकये से पता चलता है कि ट्रेड और बिजनेस सेक्टर्स में भी नागा साधुओं का खास प्रभाव था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर और इतिहासकार कैरन लेनर्ड नागा साधुओं के इतिहास के इस पक्ष पर प्रकाश डालती हैं। उनके रिसर्च पेपर फ्रॉम गोस्वामी राजास टू गोस्वामी कास्ट इन हैदराबाद के मुताबिक हैदराबाद रियासत में कई मठ बैंक्स की तरह भी काम करते थे। जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं, निज़ाम की सरकार ने गोसाई मठों से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन लिया था। बाकायदा जब वो समय पर लोन चुका नहीं पाए, निज़ाम को बेरार की जागीर 5 साल तक मठ के पास गिरवी रखनी पड़ी। कैरन लेनर्ड के पेपर के मुताबिक हैदराबाद के सबसे ताकतवर मठों में से एक था राजा नरसिंहगीर का मठ। नरसिंहगीर के बाद राजा धनराजगीर उनके उत्तराधिकारी हुए। धनराजगीर एक समय में इतने शक्तिशाली हुए कि उनकी तुलना यूरोप के सबसे ताकतवर बैंकिंग परिवार रॉथस्चाइल्ड से होती थी। उन्हें रॉथस्चाइल्ड ऑफ द साउथ कहा जाता था। धनराजगीर बाद में बैंकर से इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े। इसी परिवार से आने वाली सबिता धनराजगीर 1978 में मिस इंडिया हुई। सन 2000 के बाद पहले दशक में मशहूर मॉडल और अभिनेता संजय दत्त की पूर्व पत्नी रिया पिल्लई भी धनराजगीर परिवार से ही आती हैं। जहाँ तक हैदराबाद के मठों की बात है, 1947 के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट
और अन्य कानूनों के लागू होने के बाद ये मठ डिसॉल्व हुए और उनकी संपत्ति उन फॉलोअर्स के बीच में बांटी गई। नागा साधुओं का रसूख हालांकि कम नहीं हुआ, तब नहीं हुआ, आज भी नहीं कम हुआ। राजनीति में सन्यासियों के प्रभाव का एक उदाहरण है 1966 का गौहत्या विरोध आंदोलन, जिसने इंदिरा गांधी की राजनीति में एक दूरगामी प्रभाव डाला। आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसकी जड़ इस चीज़ में भी है। 7 नवंबर 1966 की तारीख थी। दिल्ली में संसद भवन के आगे लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। भीड़ की अगुवाई कर रहे थे भस्म लगाए त्रिशूलधारी नागा साधु। इनकी मांग थी कि गौ हत्या निषेध कानून बने और इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, वीएचपी जैसे संगठनों का समर्थन था और करपात्री महाराज जैसे नाम इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इंदिरा गांधी नई नई बनी थी प्राइम मिनिस्टर। गोरक्षा आंदोलन जिनकी पहली बड़ी पॉलिटिकल परीक्षा होने वाला था। नवंबर 1966 में संसद के घेराव के दौरान गोली चल गई, कुछ लोग मारे भी गए। इस बात के बाद इस मुद्दे को मिल गया तूल। इंदिरा पे बहुत प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर कह दिया कि इसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल होंगे और गोरक्षा कानून के लिए एक रास्ता निकाला जाएगा। इतिहासकार इयान कोपलैंड इस घटना के बारे में लिखते हैं कि इंदिरा को एहसास था कि गोरक्षा के खिलाफ जाने का मतलब था बहुसंख्यक जनता की नाराजगी का खतरा मोल लेना, लेकिन वो आंदोलन के आगे झुककर खुद को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले डैमेज कंट्रोल के नाम पर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा का इस्तीफा लिया और बाद में कमेटी का रास्ता निकाला, जिसका अंत में कोई रिजल्ट नहीं आया। गोरक्षा आंदोलन धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन इस घटना के चलते इंदिरा एक मजबूत नेता के रूप में उभर गई। 1969 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस आर बनाई। अब इत्तेफाक देखिए कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी गाय और दूध पिता बछड़ा ही था। इसी सिंबल के साथ इंदिरा गांधी ने 1971 का लोकसभा चुनाव लड़ा और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसके अलग अलग पहलू एक दूसरे से गुंथते जाते हैं, कोई डोर आप अलग नहीं कर पाते। नागा साधुओं का इतिहास भी एक ऐसी ही डोर है उसकी। राजनीति, शासन, धर्म और युद्ध, ये तमाम अध्याय इसी एक डोर से जुड़े हुए हैं। नागा साधुओं की ये अद्वितीय से लगने वाली कहानी को आपके लिए लिखा हमारे साथी कमल ने। इस रिकॉर्ड निवेदिता ने किया और उनकी मदद की थी अभिषेक ने। आप खबरगांव को देखते रहिए।